गरीब ससुराल में फ्रिज। हेमा एक गरीब औरत थी। उसके परिवार में उसका पति, एक बेटा, एक बेटी, उसकी बहू और छोटी बच्ची पिंकी थी। उन सभी का जीवन मुश्किलों में बीत रहा था। मम्मी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ भाभी, मुझे भी भूख लग रही है। ओह अच्छा, तो सभी हाथ मुंह धो लीजिए, इतने में खाना निकाल देती हूँ। तभी दिया की सास बोल पड़ी। बहू, आज तो घर में चूल्हा भी नहीं जला है। हाँ जानती हूँ मम्मी जी, आज मैंने कुछ भी इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि कल के ना बहुत सारे चावल बच रहे हैं, तो आज वही खा लेंगे। अच्छा। पूरा परिवार हाथ धोकर खाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दिया ने चावल प्लेट में निकाले, अरे नहीं, क्या हुआ बहू? माँ जी, ये चावल तो खराब हो गए हैं, अब ये खाने लायक नहीं है। इनमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। बहू, तू इन्हें बाहर डाला, चिड़िया सब चुग जाएंगी। दिया बाहर गई और सारे चावलों को पंछियों के लिए रखाई। लेकिन सवाल ये था कि अब वो गरीब परिवार वाले क्या खाते। हे भगवान, इस गरीबी से तू ही हमारा पीछा छुड़ा सकता है, हमारी मदद कर। इस गरीबी और गर्मी ने मिलकर हमारी जान ले ली है। माँ जी, अब क्या करें? अरे करना क्या है, दिखता नहीं है कि तुम्हारी बच्ची किस तरह भूख की वजह से बेचैन हो रही है। राहुल, जल्दी से उठ और आज होटल से कुछ खाने को ले आ। बेचारा राहुल तपती हुई गर्मी में अपने परिवार का पेट भरने के लिए किसी होटल की तलाश करने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ, इतनी गर्मी में न जाने राहुल कहाँ भटकेगा। वैसे कोई ऐसी चीज भी होनी चाहिए जिससे खाना सही रह सके। ये क्या बात हुई बाबा, खाना तो खराब हो ही जाता है, ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसमें खाना खराब ना हो। तभी दिया बोली, नहीं किरण, ऐसी एक चीज होती है जिसमें हम अपनी खाने पीने की चीजों को सही रख सकते हैं। ऐसा क्या है बहू? हाँ मम्मी जी, उसे फ्रिज कहते हैं। आप जानती हो, मेरे मायके में फ्रिज था तो मेरी माँ खाने पीने की सभी चीजें उसी में रखा करती थी। ऐसा करने से हमारी सभी चीजें ऐसी गर्मी में भी ठीक रहती थी। अरे हाँ, ऐसे तो ना जाने इस दुनिया में क्या क्या अला बला होता ही है। ऐसी चीजें हमारे किसी भी काम की नहीं है। तभी राहुल बाहर से खाना लेकर आ गया। वो पूरा पसीने में नहाया हुआ था। ये लो दिया, अब जल्दी से पिंकी को खाना दे दो और मेरे लिए एक गिलास लस्सी बना देना। जी। दिया ने सभी घर वालों को खाना खिलाया और जैसे ही वो लस्सी बनाने के लिए गई, अरे नहीं, अब क्या हुआ बहू रानी? मम्मी जी, सारा का सारा दूध बैठ गया है। हे भगवान, ये गर्मी तो हमारी सारी चीजों को निगल रही है। दूध तो पहले ही इतना महंगा हो रहा है, कैसे कैसे तो हम लोग अपने खाने पीने की चीजों का इंतजाम करते हैं। मम्मी जी, मुझे तो लगता है कि हमें भी अब एक फ्रिज ले ही लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बस 2-4 दिन की गर्मी है, फिर सर्दियाँ आ जाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेमा ने इसी तरह से अपनी बहू की बात को खत्म कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि इतनी गरीबी में उनके लिए फ्रिज जैसी चीज खरीदना नामुमकिन था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। गर्मी भी अपनी चरम सीमा पर थी और रोज ही हेमा के घर की कोई भी खानी पीनी चीज खराब हो जाती। माँ, मुझे तो लगता है कि अब हमें भी वो जो भाभी बोलती है ना, वो मंगा ही लेना चाहिए, वरना ये गर्मी हमें खा जाएगी। हाँ बेटी, तू सही कह रही है, लेकिन उसका इस घर में आना आसान नहीं। तेरे बाबा और भाई बस इतना कमाते हैं कि जिससे हमारा पेट भर जाए और छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो जाए। इतनी महंगी चीज को हम कैसे खरीद पाएंगे? तभी दिया के मन में कुछ आया। माँ जी, क्यों ना हम लोग भी कुछ काम कर ले? बहू, हम लोग क्या काम कर सकते हैं? माँ जी, करने वाले को तो काम ही काम है और ना करने वाले को एक बहाना काफी है। आप मुझे एक बार इजाजत दे दो, मैं अपने परिवार की खातिर किसी दूसरे परिवार के काम करने को भी तैयार हूँ। इतनी शदीद गर्मी में बहू तू कहाँ काम करेगी? आप इजाजत तो दो। ठीक है, तू अगर काम करना चाहती ही है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी। फिर क्या था, दिया अगले ही दिन चिलचिलाती हुई धूप में काम की तलाश में निकल गई और कुछ देर ढूंढने पर उसे एक घर में काम वाली बाई की तरह रख लिया गया। भगवान का शुक्र है, कम से कम मुझे कोई काम तो मिला। अब बस मुझे मेहनत करनी है। दिया ने पूरी मेहनत से अपना काम किया और शाम को वो सभी काम खत्म करके घर आ गई। घर में राहुल उसका इंतजार कर रहा था। मैं घर आ गई। क्या हुआ राहुल जी, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो?
तुम्हें किसने बोला था काम पर जाने को? हाँ, अरे मैं और बाबा आपके लिए ही तो कमा रहे हैं, तो फिर तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है दिया? राहुल जी, मेहनत करने में क्या बुराई है? इस घर का पेट सिर्फ आपके और ससुर जी की वजह से ही पल रहा है, लेकिन सभी जरूरतों की पूर्ति तो आप लोग नहीं कर पाओगे ना। वैसे भी किरण भी अब बड़ी हो रही है, कुछ दिनों बाद इसकी शादी की चिंता भी हमारे ही सिर होगी, तब आप क्या करोगे? मुसीबत के वक्त किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बस इसीलिए मैंने काम करने का फैसला किया है। अपनी बीवी की बात सुनकर राहुल एकदम चुप हो गया, लेकिन तभी किरण बोल पड़ी। भाभी, आप हमारे बारे में कितना सोचती हो? मुझे तो लगा कि आप काम पर सिर्फ एक फ्रिज की जरूरत को पूरा करने के लिए जा रही हो, लेकिन आप तो जो भी हो, मैंने फैसला किया है कि अब से मैं भी आपके साथ काम पर जाऊंगी और अपने हालातों को बदलने में सहारा लगाऊंगी। अगले दिन किरण और दिया दोनों ही काम पर चली गईं और पूरी मेहनत से अपना काम करने लगीं। पूरे महीने काम करके किरण और दिया को उनकी मेहनत की कमाई मिली। देखा किरण, अपनी कमाई को हाथ में पकड़ते हुए एक नया सा जज्बा आ जाता है। सही कहा भाभी, लेकिन हम इन पैसों को यूं ही नहीं उठाएंगे, हमें इन्हें बचा कर रखना होगा ताकि हम इन्हें अपने सुनहरे भविष्य के लिए जोड़ पाएं। दोनों नंद भाभी ने ऐसा ही किया। कुछ पैसे उन्होंने इस्तेमाल किए और बाकी पैसों को गुल्लक में डाल दिया। इसी तरह थोड़े ही दिनों में उनके पास काफी पैसे जुड़ गए। अब एक फ्रिज के लायक पैसे हो चुके हैं। राहुल जी, आप सबसे पहले घर में एक फ्रिज लेकर आइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राहुल और दिया दोनों शोरूम से जाकर नया फ्रिज ले आए, जिसे देख घर में सभी बहुत ज्यादा खुश हुए। वाह, क्या रंग, क्या डिजाइन, इससे तो मेरे घर में 4 चांद लग गए। मेरी बहू और बेटी तो लाजवाब हैं। अरे इतने सालों में मैं जिस चीज का आराम अपने बच्चों को नहीं दिखा पाया, वो आज तुमने कर दिखाया मेरी बच्चियों। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। बाबा, ये सब बस भाभी की वजह से हो पाया है, वरना अगर ये काम करने की ना सोचती तो हमें कभी भी इस चीज का नाम भी पता नहीं चलता। अब बस आप लोग मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। अरे तुम तो हो ही काबिले तारीफ। सभी घर में बहुत ज्यादा खुश थे। नई फ्रिज का घर में आना एक गरीब परिवार के लिए किसी BMW कार से कम नहीं था। दिया ने अपनी सूझबूझ से फ्रिज का इस्तेमाल दही और मक्खन बनाकर बेचने में किया, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में उनके घर की पैसे की किल्लत भी खत्म हो गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। सरला एक अनपढ़ औरत थी, जिसके चलते उसे उसके परिवार वाले और उसके मोहल्ले के कुछ लोग कुछ भी नहीं समझते थे, जिसके चलते वो अपने बेटे अविनाश की शादी करवाना चाहती थी और अपने घर पर एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की लाना चाहती थी। तो क्या हुआ अगर मैं अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, गवार हूँ? अरे मैं इस घर में एक समझदार और पढ़ी लिखी बहू लेकर आऊंगी, जिसे देखकर गांव के सभी लोग कहेंगे कि सरला की बहू तो बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है। सरला ऐसा सोचकर पंडित को अपने बेटे अविनाश की कुंडली दे देती है, जिसके चलते पंडित अविनाश के लिए कई सारी लड़कियां सरला को दिखाता है। अरे देखिए बहन जी, इनमें सभी लड़कियां बहुत समझदार, पढ़ी लिखी और अच्छे घर की हैं। जो आपको सही लड़की समझ आए उससे आप अपने बेटे की शादी करवा सकती हैं। सरला एक एक करके सारी फोटोज देखती है, जिसके बाद वो पंडित से कहती है, पंडित जी, इतनी सारी लड़कियों में से मुझे केवल यही एक लड़की पसंद आई है। आप इसके घर पर रिश्ते की बात शुरू कर दीजिए। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी ढूंढी है तुमने अपने लड़के के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया, मैं फौरन इस लड़की के घर वालों से बात करता हूँ। पंडित ऐसा कहकर चला जाता है। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों के बीच शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और एक दिन सरला अपने बेटे अविनाश की शादी रितिका से कर देती है और अपनी बहू को घर ले आती है। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन रितिका सोफे पर बैठी हुई दरवाजे की तरफ निहार रही होती है। इतनी देर हो गई है, अभी तक डिलीवरी बॉय आया ही नहीं। कहाँ रह गया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी वहाँ सरला आ जाती है। क्या हुआ बहू, तू यहाँ क्यों बैठी है? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, या किसी का इंतजार कर रही है? तभी अचानक से घर की घंटी बजती है। इंतजार का समय अब खत्म हुआ माँ जी, अब तो हमारे घर की घंटी बज गई। रितिका ऐसा कहकर दरवाजा खोलती है और डिलीवरी बॉय से अपना पार्सल ले लेती है, जिसके बाद वो पार्सल लेकर अंदर आती है और पार्सल खोलकर उसके अंदर से एक सुंदर सी साड़ी निकालती है और उसे अपने ऊपर लगाकर देखने लगती है। वाह, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है, बहुत सुंदर लग रही है ये साड़ी। रितिका की साड़ी देखकर सरला कहती है, कौन था ये लड़का जो तुझे साड़ी देकर गया है? क्या है ये सब? तू इस घर की बहू है बहू, क्या तुझे ये सब शोभा देता है कि तू किसी गैर मर्द से कुछ भी ले ले?
ये सुनते ही रितिका हंसने लगती है और हंसते हुए सरला से कहती है, अरे माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? वो आदमी कोई मेरी जान पहचान का नहीं है, बल्कि वो तो डिलीवरी बॉय है। उस आदमी का काम ही यही है कि हम जो ऑर्डर करते हैं वो हमारे घर तक ले आए। क्या कहा बहू? डिलीवरी बॉय? अरे ये डिलीवरी बॉय होता क्या है? माँ जी, आपको ये नहीं पता कि डिलीवरी बॉय क्या होता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आता, एक शहर में रहने वाली लेडीज को यही नहीं पता कि डिलीवरी बॉय क्या होता है। रितिका सरला को डिलीवरी बॉय के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सरला बहुत खुश होती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अरे वाह बहू, ये तो कमाल की बात है। अब तो हम घर बैठे कुछ भी अपने घर मंगा सकते। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा कहकर रितिका अपनी नई साड़ी लेकर कमरे में चली जाती है, जिसके बाद अपनी ही बहू जैसी एक साड़ी ऑर्डर करने के लिए सरला फोन के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग करने लगती है। जैसे उसे बिल्कुल अपनी बहू जैसी साड़ी दिखाई देती है तो वो उसे देखकर कहती है, अरे वाह क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कुछ भी अपनी बहू जैसा मंगवा सकती हूँ। सरला फौरन ही वही साड़ी ऑर्डर कर देती है। अगले ही दिन घर पर डिलीवरी बॉय उसी साड़ी को ले आता है और वो उसे पहनकर अपनी बहू के सामने आती है। तो बताओ अब बहू, मेरे ऊपर ये वाली साड़ी कैसी लग रही है? बहुत सुंदर लग रही है माँ जी, आप और आपकी साड़ी। रितिका की बात सुनकर सरला अपने कमरे में जाती है और बहुत खुश होती है। ऐसे ही एक दिन सरला जब रितिका के कमरे के पास से गुजर रही होती है तो वो रितिका के कमरे के अंदर झांकने लगती है, जहां उसे शीशे के आगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स नजर आते हैं। अरे क्या बात है, मेरी बहू इतने सारे प्रोडक्ट यूज करती है और मुझे पता ही नहीं। तभी तो मैं बोलूं, मेरी बहू की त्वचा इतनी निखरी निखरी और मेरी त्वचा इतनी खुरदुरी क्यों लगती है? अब मुझे भी अपनी त्वचा का ख्याल रखना चाहिए। मैं ये सारे प्रोडक्ट अपने लिए जरूर मंगवाऊंगी। ऐसा कहने के बाद वो फौरन अपने कमरे में जाती है और अपना फोन उठाकर सेम टू सेम वही प्रोडक्ट ऑर्डर कर देती है। जिसके बाद जैसे ही सरला के सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं वो उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। लेकिन वो प्रोडक्ट रितिका की स्किन के हिसाब से थे, जिसके चलते सरला को अपनी स्किन पर बहुत सी एलर्जी और परेशानियां हो जाती हैं। अरे अरे, ये क्या, मेरा चेहरा तो खराब हो रहा है। मैंने तो वही प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जो मेरी बहू अपने चेहरे पर लगाती है, फिर मेरा चेहरा निखरने की वजह और खराब कैसे हो गया? सरला शीशे में खुद को देखकर रोने लगती है। रोते हुए उसकी आवाज रितिका तक पहुंच जाती है, जिसके बाद रितिका अपनी सास के कमरे में आती है और अपनी सास से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हो? और आपके चेहरे पर ये क्या हो गया है? तू यहाँ क्यों आई है करमजली? चली जा यहाँ से और दोबारा यहाँ पर मत आइयो। तेरी वजह से मेरे चेहरे का क्या हाल हो गया है, देख रही है ना, ये सब तेरी ही करनी का नतीजा है। लेकिन माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? अब आप ही बताओ ना, भला मैं आपके चेहरे को खराब क्यों करूंगी? तेरे इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट ही तो लगाए थे मैंने, जिसकी वजह से मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया। अब तू जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगी जिससे मेरा पूरा चेहरा ही खराब हो गया। अरे माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? एक तो आप हमेशा मेरी कॉपी करती हो, जो चीज मैं मंगाती हूँ वही आप मंगवा लेती हो, और उसके बाद जब वह आपके ऊपर अच्छी नहीं लगती या आपका कोई नुकसान होता है तो हमेशा मेरे ऊपर इल्जाम डाल देती हो। अरे आपको पता भी है वो सारे प्रोडक्ट मेरी स्किन के हिसाब से थे, मैंने ऐसे ही ऑर्डर किए थे। क्या कहा? तुम्हारी स्किन के हिसाब से? इसका मतलब मेरी स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट अलग होंगे? अरे वो तो होंगे ही ना, क्योंकि आपकी त्वचा अलग है और मेरी त्वचा अलग। मैं आपके हिसाब से प्रोडक्ट ऑर्डर कर देती हूँ ताकि आपकी स्किन पहले की तरह ठीक हो जाए। रितिका अपनी सास के हिसाब से प्रोडक्ट ऑर्डर कर देती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में ऑर्डर आ जाते हैं और रितिका सरला को वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का सही तरीका बताती है। देखते ही देखते सरला का चेहरा पहले की तरह खिल उठता है और वो अपनी बहू से कहती है, माफ कर दे बहू, मैंने सोचा था कि पढ़ी लिखी बहू आएगी तो उसकी कॉपी करके मैं उसके जैसी हो जाऊंगी, लेकिन कॉपी करने से नहीं होता है, सब कुछ अपने हिसाब से देखना पड़ता है। इस चीज का सबक मुझे आज मिला है। आज के बाद मैं तुझे कभी कॉपी नहीं करूंगी। ये सुनकर रितिका बहुत खुश होती है, लेकिन तभी सरला रितिका के चेहरे पर लगी हुई लिपस्टिक देखकर कहती है, अरे वाह बहू, तेरी ये लिपस्टिक तो बहुत अच्छी लग रही है। एक काम करती हूँ, तेरी लिपस्टिक जैसी एक लिपस्टिक और मंगवा लेती हूँ। ओहो माँ जी, आप बिल्कुल नहीं बदली हो, आप तो बिल्कुल पहले जैसी हो, पूरी कॉपी कैट। अरे बहू, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं फिर कभी तुम्हारी कॉपी नहीं करूंगी। जो मेरे ऊपर अच्छा लगेगा केवल वही मंगवाऊंगी।
ये सुनते ही दोनों सास बहू हंसने लगती हैं। वहीं कुछ ही दिनों में रितिका अपनी सास को आधुनिक चीजों की नॉलेज देती है और उसे नए जमाने के तौर तरीके भी सिखाती है, जिसके बाद वो दोनों सास बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।